हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करेक्ट सीएचसी। फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित तिवारी है और आज हम इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन करेंगे 1950 से लेकर के 2020 तक, और जानेंगे कि इंडिया नेपाल के बीच में संबंध कैसे रहे, क्योंकि अभी भी काफ़ी जो है भारत नेपाल संबंध चर्चा में है, क्योंकि जो है सीमा विवाद है और उसके दौरान जो है इसके अलावा सीमा पर अभी जो है एक नागरिक की मृत्यु भी हो गई है गोलीबारी में। तो इन सब को लेकर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बैकग्राउंड देखेंगे कि इंडिया नेपाल रिलेशनशिप के बैकग्राउंड क्या रहे। तो जो भारत नेपाल संबंध थे वो ब्रिटिश रूल के दौरान ही स्टार्ट हो गए थे। ब्रिटिश शासन जो हमारे यहाँ इंडिया में था उसी दौरान भारत नेपाल के बीच में संबंध बने थे, और 1923 में दोनों देश के बीच में मित्रता एवं शांति की संधि भी हुई थी। इसी के साथ जो है इस संधि के तहत जो है ब्रिटिश सेना में नेपाल के गोरखा सैनिकों को शामिल किए जाने पर सहमति बनी, और यह संधि अभी भी यानी कि हमारे स्वतंत्र भारत में भी अभी भी लागू है, क्योंकि हमारे सेना में एक स्पेशल जो है गोरखा रेजिमेंट है जिसमें नेपाल के सैनिक शामिल हैं। स्वतंत्रता के बाद भी जो है जब भारत स्वतंत्र हुआ तो दोनों देश के बीच में संबंध को मधुर बनाने को लेकर प्रयास किया गया, और भारत के द्वारा नेपाल के सेना के आधुनिकीकरण एवं आर्थिक सहायता दी गई, और इसके अलावा 1950 में दोनों देश के बीच में मित्रता संधि हुई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा कि दोनों देश के बीच में जब फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई जिसके तहत जो है बहुत सारे चीज़ों को लेकर सहमति बनी, जिसमें पहला ये था कि नेपाल अगर किसी देश से कोई आर्म्स या कोई हथियार खरीदता है तो उसमें भारत से वो एडवाइस लेगा, और इसके अलावा अगर किसी देश पर यानी कि नेपाल पे या फिर इंडिया पे ही कोई आक्रमण या सुरक्षा की स्थिति आती है तो दोनों देश आपसी सहयोग पर कार्य करेंगे, यानी कि सूचना संचार से रिलेटेड जो भी इशूज रहेंगे उन पर दोनों देश कार्य करेंगे। अगर हम देखें इसके अलावा कल्चरल, जियोग्राफिकल और लैंग्वेज रिलेशन, क्योंकि इंडिया नेपाल के बीच में सिर्फ हमारा एक को पड़ोसी नहीं है बल्कि जो है बहुत सारी जो है हमारे संबंध भी नेपाल के साथ हैं, और एक कोटेशन कहा जाता है कि ये भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध है, यानी कि पीपल टू पीपल रिलेशन है। बहुत सारे पीपल जो है लोग हैं जिनका नेपाल में रिलेशन है और नेपाल वालों का इंडिया में रिलेशन है, अर्थात भारत नेपाल का सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि दोनों देश के बीच में धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक तथा भाषाई संबंध कायम है। नेपाल भारत और चीन के बीच में एक अवस्थित बफर स्टेट यानी अंतस्थ राज्य उसे कहते हैं जो दो देश के बीच में अवस्थित हो। तो नेपाल और चीन के बीच में जो है भारत और चीन के बीच में नेपाल अवस्थित है, और भारत नेपाल के बीच में 1751 किलोमीटर की जो है खुली सीमा है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये नेपाल और भूटान ये जो है दो ऐसे कंट्री हैं इंडिया के पास में कि जहाँ पे हमारी जो दो सीमाएं जो हैं वो खुली हैं पूर्णतया। और अगर हम स्पेशली जो है धार्मिक रिलेशन की बात करें या कल्चरल रिलेशन की, तो अयोध्या और जनकपुर के बीच में सीधा रिलेशन है, क्योंकि सीता जी जो थी वो श्री राम भगवान की पत्नी, उनका जो है मायका जनकपुर में था और उनका ससुराल अयोध्या में था। तो एक ये मतलब एक संबंध है दोनों स्थान के बीच में, पवित्र स्थल के बीच में। इसके अलावा पशुपतिनाथ मंदिर का भी एक जो है संस्कृति के केंद्र हैं, और भगवान बुद्ध का जो है पवित्र स्थल भी नेपाल में ही स्थित है। ये कुछ हुए कल्चरल और जो है जियोग्राफिकल रिलेशन वगैरह, क्योंकि इसके अलावा अगर हम देखें इकोनॉमिक रिलेशन की तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेपाल का 60% जो ट्रेड होता है वो इंडिया से होता है, और इसमें भारत जो है वो अधिशेष है। अधिशेष मतलब भारत का व्यापार में फ़ायदा है, जिसको हालांकि बैलेंस किया जाना चाहिए, क्योंकि नेपाल को इससे जो है व्यापार घाटा है। और इसके अलावा जो नेपाल में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें सबसे ज़्यादा 45% एक आंकड़ा है जो भारत के द्वारा ही किया जाता है। और जो एक रिलेशन का बहुत अच्छा पॉइंट है वो है जो है जल विद्युत की असीम संभावनाएं हैं नेपाल में, जिस पे भारत और नेपाल जो है दोनों देश काम कर रहे हैं। और इसके अलावा लोगों के बीच में पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया जा रहा है। और नेपाल के लगभग 5 लाख लोग जो है इंडिया में रहते हैं, जो भारत की विभिन्न सेवाओं में कार्यरत हैं, और इसके अलावा वो जो है मजदूरी वगैरह भी करते हैं। भारत नेपाल को पारगमन की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। पारगमन का मतलब ये कि दोनों देश के बीच में एक ऐसा रास्ता जो हम नेपाल को जाने के लिए बिल्कुल दे रखे हैं। तो हम पारगमन की, जैसे मान लीजिए नेपाल का किसी अन्य देश से कोई सामान आया है जो हमारे इंडिया के किसी पोर्ट पे आया है,
तो उस पोर्ट के द्वारा हम जो है उस सामान को, उस गुड्स को नेपाल तक ले जाते हैं, और कोलकाता पत्तन को मतलब उसके उपयोग के लिए हम अनुमति दे रखे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि अब इशू क्या रहे, कैसे विवाद स्टार्टिंग हुए इंडिया और नेपाल के बीच में, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ और 1951 से लेकर 55 तक नेपाल में राजा त्रिभुवन का शासन था। नाम बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कि जब राजा त्रिभुवन थे तो भारत नेपाल के जो संबंध थे वो बहुत अच्छे रहे। लेकिन उसके बाद जब वो राजा नहीं रहे और दूसरे राजा आए, राजा महेंद्र, तो उस दौरान जो है उन्होंने भारत और चीन दोनों के साथ संबंधों के निर्माण पर बल दिया। 1956 में ही जो है नेपाल और चीन के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित हो गए, और काठमांडू से लेकर कोदारी तक जो है सड़क निर्माण पर सहमति बनी। और इसके अलावा जो है चूँकि भारत और नेपाल जो है, चूँकि भारत जो है वो नेपाल में लोकतंत्र का समर्थक है, जबकि नेपाल में राजा का शासन था, तो इसलिए दोनों देश के बीच में जो शासन की प्रणालियाँ थी वो मैच नहीं करती थी, इसलिए दोनों देश के बीच में दूरियां भी बढ़ी। और इसके अलावा भी और कई फैक्टर रहे। और बाद में जब 1960 के बाद का जो दशक रहा, उसी दौरान नेपाल ने इक्वल डिस्टेंस रिलेशंस, यानी कि समान दूरी का संबंध इसको कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इसमें ये होता है कि कोई एक देश है जो सिर्फ एक देश से संबंध नहीं बनाएगा, बल्कि वो दोनों देश से बनाएगा। तो वही नेपाल ने किया कि 1970 के दशक में जब इंडिया के द्वारा परमाणु विस्फोट किया गया और सिक्किम का भारत में विलय किया गया, तो इससे नेपाल काफ़ी भयभीत हुआ कि भारत जो है आक्रमणकारी रूप रखता है, और इसके अलावा एक डिफेंसिव रूप में है भारत। और इसी कारण जो है नेपाल ने चाइना के साथ भी और भारत के साथ भी जो है संबंध बनाने पर बल दिया कि हम किसी एक पर निर्भर नहीं रहेंगे। और हालांकि जो हमारे और नेपाल के बीच में रिलेशन थे वो इस दौरान बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन 1980 के दशक में भी कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया संबंधों में। और भारत उस दौरान बहुत यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाए, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने मतलब उनको ये बहुत बुरा लगा कि नेपाल जैसा छोटा राष्ट्र है और हमसे जो है इस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो थोड़ा सा वो यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाए। चूँकि एक रीज़न ये था कि नेपाल कहीं ना कहीं भारत पे ज़्यादा निर्भर है, क्योंकि हम जो उनके ट्रेड्स होते हैं, जो उनके व्यापार हैं, वो भारत से ज़्यादा हो सकते हैं। उधर जो तिब्बत रीजन है वो चूँकि जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं हो पाता चाइना और नेपाल के बीच में, तो एक ये प्रॉब्लम थी नेपाल की कि वो इंडिया पे ही थोड़ा सा जो है निर्भर ज़्यादा था। और इसके अलावा नेपाल ने उसी दौरान जो है चीन से हथियार वगैरह भी खरीदने लगा, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई, क्योंकि जो 1950 में फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी उसका ये वायलेशन हुआ। भारत के द्वारा ये कहा गया कि ये गलत है, क्योंकि मित्रता संधि में ये बात कही गई थी कि जब भी आप किसी अन्य देश के साथ कोई आर्म्स या कोई हथियार खरीदते हैं तो आप भारत की इसमें एडवाइस लेंगे। अब हम देखेंगे 1990 के बाद में रिलेशन में क्या परिवर्तन आए। तो 1990 के बाद में काफ़ी चेंजिंग आए, क्योंकि नेपाल की जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी उसमें भी काफ़ी बदलाव आए, और राजा जो था वो लोगों के द्वारा निर्वाचित होने लगा, एक तरीके से लोकतांत्रिक पद्धति आई। हालांकि लोकतांत्रिक पद्धति तो आई, लेकिन शासन जो था वो राजा का ही रहा। और इसके अलावा भारतीय विदेश नीति में ही बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, क्योंकि उस दौरान हम एलपीजी को भी अपनाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को। और इसके अलावा पड़ोसी देशों के साथ संबंध निर्माण पर भारत ने विशेष बल दिया। और इसी समय गुजराल डॉक्ट्रिन आया, जो गुजराल सिद्धांत था वो आया। गुजराल सिद्धांत क्या था, मतलब उसका बेसिक यही था कि हम पड़ोसी देशों के साथ संबंध को बेहतर बनाएं, और जो पड़ोसी हमारे छोटे देश हैं उनको एक तरफा छूट दिया जाए। और भारत की जो भूमिका है, जो भारत के पड़ोसी देश थोड़ा सा एक भारत को लेकर छवि बनाए हैं कि बिग ब्रदर, तो भारत ने कहा कि अब हमारी कोई बिग ब्रदर की भूमिका नहीं, बल्कि हम एक सहयोगी के रूप में आपके साथ मिलकर कार्य करेंगे। लेकिन नेपाल में चूंकि स्थिरता नहीं आया, राजा का शासन था, और इसके अलावा उसमें कई ऐसे जो समूह थे वो काफ़ी मजबूत थे, जो राजा के शासन में चुनौती उत्पन्न कर रहे थे। जैसे माओवादी एक जो है समूह है उनके यहाँ पे, तो माओवादी का दृष्टिकोण जो है वो भारत विरोधी है, वो चीन से ज़्यादा संबंध रखते हैं। इसके अलावा भी एक हैं जो लेनिनवादी और साम्यवादी विचारधाराओं पे केंद्रित हैं। तो इन सब के चीन से रिलेशन बहुत ज़्यादा हैं, जो भारत विरोध में ही रहते हैं लगभग। और जब यह संबंध जो है संबंधों का ये जो दौर रहा, उसके बाद जब
के बाद का जो दौर रहा उस दौरान भी नेपाल में बहुत स्थिरता कायम नहीं हुई और एक काफ़ी आंदोलन शुरू हो गया, जिसके बाद 2005 में नेपाल में आपातकाल को लगा दिया गया, जिसकी भारत ने निंदा की और भारत के द्वारा ये कहा गया कि नेपाल में जो है लोकतंत्र अंतिम सांस ले रहा है। इसका मतलब कि भारत ने एक तरीके से आलोचना की, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब भारत के द्वारा ऐसा किया गया। और इसी समय जो है भारत ने क्या किया कि नेपाल को हथियार आपूर्ति पर रोक लगा दी और नेपाल के कारण ही जो 2005 में ढाका में दक्षेस का सम्मेलन आयोजित होना था, जिसमें भारत ने जो है पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, जिससे सम्मेलन ही नहीं हुआ। तो एक तरीके से इस दौरान संबंध में बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिकल दौर देखा गया, संबंधों में काफ़ी जो है उत्तेजना देखी गई। और हालांकि इसके बाद जो है संबंध को सामान्य करने के लिए भारत के द्वारा जो है कर्ण सिंह एक वार्ताकार थे, हमारे डिप्लोमेट थे, उनको जो है भारत ने जो है नेपाल के राजा से बातचीत करने के लिए भेजा, जिससे संबंध थोड़ा सा सामान्य हुए। और इसी तरह वर्ष 2008 जो काफ़ी नेपाल के लिए इम्पोर्टेंट रहा, उस दौरान क्या हुआ, राजतंत्र की समाप्ति हो गई, जो राजा का शासन था वो समाप्त हो गया और नेपाल में एक नया संविधान सभा का गठन किया गया, यानी कि नेपाल में अपने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होगा और उस संविधान के अनुसार उस देश का संचालन होगा। हालांकि इसके बाद भी गतिरोध बना रहा, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि नेपाल में कई ऐसे समूह हैं जो अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहते हैं। तो इस दौरान जो वो समूह थे उनके बीच में समन्वय या सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण जो संविधान सभा थी उसकी जो है समय सीमा को कई बार बढ़ाया गया, उनमें गतिरोध उत्पन्न हुआ, जिससे संविधान का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन वर्ष 2011 में भारत के जो है सहयोग से इन विभिन्न दलों के बीच में सहयोग स्थापित हुआ और एक सहमति बनी। इसके अलावा जब सहमति बनी तो उस दौरान जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो मधेसी आंदोलन भी बहुत ज़्यादा जो है तेज चलने लगा। मधेसी कौन है? मधेसी जो भारत के ही थे लेकिन नेपाल में वो रह गए, मतलब रह रहे हैं काफ़ी वर्षों से, एक तरीके से नेपाल ही उनका अब देश हो गया, तो उनको मधेसी कहा जाता है। क्योंकि मूल जो है नेपाली, उनको पहाड़ी कहा जाता है। तो ये दोनों देश के बीच में जो नागरिक हैं उनके बीच में ये एक अंतर है। और जो मधेसी हैं इनको माना जाता है कि ये भारत समर्थित हैं, यानी कि भारत के ही लोग हैं, तो अंततः जो है ये भारत के द्वारा ही कोई कार्य करते हैं, भारत के द्वारा अगर कोई कहा जाए। तो उस दौरान जब नेपाल में आंदोलन मधेसी करने लगे तो नेपाल की जो है बहुत जो भारत विरोधी विचार रखते थे जो पार्टियां थी, उन्होंने ये कहा कि भारत ये जानबूझकर जो है नेपाल को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि नेपाल जो मधेसी थे इनकी जो मांग थी वो बहुत ही जायज़ थी, क्योंकि इनका मांग था कि हम इनको भी जो है प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि जो संविधान बन रहा था उसमें कहा गया कि नेपाल मूल के, यानी कि जिनका जन्म भी नेपाल में हुआ और उनके पिता भी नेपाल के रहे हों, तो उनको ही नेपाल के किसी महत्वपूर्ण पद जैसे राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, इन सब पर जो है पहुंचने की अनुमति दी जाएगी। तो ये एक डिस्प्यूट था। तो इनका यही मांग था कि एक जो है हमारे लिए स्पेशल स्टेट बनाया जाए। अभी हम आगे मैप में देखेंगे कि मधेसी किन किन एरिया में रहते हैं। लेकिन इनके मांग को जो है माओवादियों ने विरोध किया, जो माओवादी उनके यहाँ दल है, और उन्होंने कहा कि ये भारत जो है जानबूझकर नेपाल को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। इस दौरान भारत के द्वारा जो है सीमा बंद कर दी गई। जब ये आंदोलन चल रहा था 2011 के बाद, तो भारत के द्वारा सीमा बंद कर दी गई। और इस दौरान हमारे यहाँ जो विदेश नीति में था एक संकीर्ण जो है रवैया अपनाया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज भी भारत के इस कार्य की आलोचना की जाती है। और भारत ने सीमा ही बंद नहीं किया, बल्कि जो नेपाल के यहाँ गुड्स हम भेजना चाह रहे थे, महीनों महीनों जो है सीमा के इस पार ही ट्रक खड़े रहे, वहाँ पर कोई गुड्स नहीं जा पाया, जिससे दोनों देश के बीच में जो संबंध थे वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गए और काफ़ी जो है ये समस्या हुई। और भारत जो है कोई विशेष पहल नहीं किया, और नेपाल के द्वारा लगातार ये आरोप लगाया गया कि जो है भारत हमारे यहाँ अस्थिरता कर रहा है। हालांकि इन सब के बीच 2015 में जो है नेपाल में संविधान बन गया और उसको लागू किया गया सितंबर 2015 में, और एक लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत हुई, जिसके साथ जो है भारत ने मतलब शुभकामनाएं और संदेश दिया कि नेपाल के जो है हम अच्छे और जो है स्वतंत्र भविष्य की कामना करते हैं। अगर हम नेपाल का ये मैप देखें तो मैप में ये जो ऊपरी रीजन है, पूरा ये ऊपरी हिस्सा है इधर का,
यहाँ पर तो ये पहाड़ी रीजन है पूरा, मतलब माउंटेन्स हैं या यहाँ पर नेपाल के लोकल्स रहते हैं। लेकिन जो ये अपना तराई एरिया है, जो खासकर इंडिया के इधर उत्तराखंड और यहाँ पर उत्तर प्रदेश और यहाँ पर फिर जो है बिहार और बंगाल से जो मिलता है, यहाँ पर मधेसी ये पूरे इसमें रहते हैं। और इनकी यही मांग थी कि हमको जो है अलग राज्य बनाया जाए, मतलब वो नेपाल में ही रहेंगे लेकिन उनका एक अलग स्टेट हो जिससे उनकी एक अलग पहचान बन सके, तो ये उनकी मांग थी। अब हम देखेंगे कि ये जो चाइना, नेपाल और पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है, इसको भी हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक फैक्टर अगर अभी फैक्टर है, क्योंकि अभी जब इंडिया और नेपाल के बीच में रिलेशन चुनौतीपूर्ण बन रहे हैं तो इनमें इनकी भी भूमिका आ रही है, हमें ये समझना है। क्योंकि नेपाल और चीन के बीच में संबंध काफ़ी बेहतर हैं, और बेहतर है तो ऐसा है, अगर बेहतर है तो पाकिस्तान के साथ भी अच्छे होंगे, क्योंकि चीन का पाकिस्तान से दोस्ती है। तो ये पूरा आप जो है एसेंस मेरे कहने का समझिए, और जिसके द्वारा जो है भारत को चुनौती हो सकती है, क्योंकि नेपाल भारत के मध्य एक खुली सीमा है और उस खुली सीमा का प्रयोग पाकिस्तान कर सकता है अपने यहाँ आतंकवादी किसी को भेजने में भारत में, क्योंकि खुली सीमा है तो इतना ज़्यादा जो है इंटीग्रेशन होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा पूछताछ या कोई चीज़ होती है। आप इजीली जो है नेपाल से इंडिया आ सकते हैं। और इसके अलावा चीन के जो है बेल्ट रोड जो परियोजना है उसमें भी नेपाल शामिल है, जबकि भारत इसमें शामिल नहीं है। तो एक तरीके से नेपाल ने जो भारत की इस मुद्दे को ध्यान नहीं दिया और चीन के उस परियोजना में शामिल हो गया। और इसके अलावा चीन का नेपाल में अभी आप देखेंगे तो रिसेंटली 4-5 साल से काफ़ी हस्तक्षेप बढ़ भी रहा है, और नेपाल के कई स्कूलों में चीनी भाषा को भी जो है लागू किया गया है एज ए, मतलब उसको एसेंस, उसको जो है इम्पोर्टेंट बनाया गया है कि यहाँ पर चीनी लैंग्वेज हो ही। अब इसके अलावा हम देखेंगे जो अभी रिसेंटली विवाद है, सीमा विवाद। हालांकि ये अभी विवाद उभरा है, लेकिन विवाद ये बहुत पहले से बना हुआ है। सामान्यतः तो कोई विवाद नहीं है भारत नेपाल सीमा के बीच में, लेकिन एक्सेप्ट काला पानी, सुस्ता और गंडक नदी को लेकर के, या जो लिपू लेक वगैरह हैं, इन सबको लेकर के एक डिस्प्यूट है। हालांकि इस डिस्प्यूट को लेकर के भारत ने बहुत इनिशिएटिव्स नहीं किया, नहीं तो इस डिस्प्यूट को जो है ख़त्म किया जा सकता था। हालांकि नवंबर 2019 में भारत के द्वारा एक मैप जारी किया गया था। उस मैप में भारत ने जो अपना ये जम्मू कश्मीर का मैप जारी होता तो उसी के तहत इधर का जो पूरा रीजन था उत्तराखंड का, इसमें भी जो लिपू लेक थे, काला पानी थे, इसको भारत में दिखाया गया। इसी दौरान विवाद हो गया। हालांकि ये भी हमें जानना है कि जो काला पानी है या जो ये पूरा रीजन है, इस पर भारत का ही कंट्रोल है, बट डिस्प्यूट काफ़ी जो है बढ़ गया। और काला पानी जो रीजन है इसका एक जो है स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर नेपाल, चीन और भारत तीनों की जो है सीमाएं मिलती हैं। तो सीमा मिलने की वजह से काफ़ी इम्पोर्टेंट रीजन माना जाता है, और 372 वर्ग किमी का एरिया है, और यहीं से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी जाती है। इसके अलावा अभी डिस्प्यूट होने का एक रीज़न और भी ये भी था कि जो कैलाश मानसरोवर को यात्रा जाती, यहीं पर अभी हमारे रक्षा मंत्री ने एक जो है रास्ता था उसका उद्घाटन किया है। अच्छा, भारत का मानना है कि जो ये काला पानी का पूरा रीजन है ये पिथौरागढ़ का उत्तराखंड का हिस्सा है, यानी कि भारत का हिस्सा है, जबकि नेपाल इसे अपने हिस्से में मानता। और वो सुगौली की संधि 1816 में हुई थी, ये ब्रिटिश और नेपाल के बीच में हुई थी। तो उस दौरान जो है ब्रिटिश ने, मतलब ये जो काला पानी का रीजन था इसको नेपाल में बताया था। हालांकि उसके बाद चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं, क्योंकि दोनों देश के बीच में जो काला पानी में नदी है और जो गंडक नदी हैं, इनके ओरिजिनेट को लेकर के विवाद है। और हालिया विवाद भी इसका और रूप देखा गया कि जब नेपाल की संसद के द्वारा एक नया मैप बनाया गया था और उसको जो है मंजूरी दे दी गई, तो इससे दोनों देश के बीच में संबंधों में काफ़ी टकराहट जो है आ गया। ये देखिए, अगर हम थोड़ा सा जियोग्राफिकली इसको समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर ये लिपू लेक है, ये, और ये काला पानी है। तो इन्हीं जो है एरियाज को लेकर के दोनों देश के बीच में डिस्प्यूट है, क्योंकि ये देखिए इसमें लिखा भी हुआ है 66 इसका किलोमीटर लिपू लेक काला पानी वैली इज शो एज पार्ट ऑफ इंडिया द लेटेस्ट मैप रिलीज ऑन 2 नवंबर। तो मतलब ये इसमें कह रहे हैं कि जो ये मैप में दिखाया गया और सुगौली की संधि जो 1816 में हुई थी, उन दोनों के ये वायलेशन हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये इंडिया का ही पार्ट है,
और इंडिया का ही इस पर कंट्रोल भी है। अब हम देखेंगे कि इंडिया को करना क्या चाहिए, व्हाट शुड डू इंडिया, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत से अपेक्षा होती है कि भारत नेपाल के साथ संबंध को बेहतर करने का स्वयं प्रयास करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी डिस्प्यूट है इसको दोनों देश आपसी जो है कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के द्वारा सुलझाएं, दोनों देश के डिप्लोमेट्स मिलें और बातचीत करें। इसके लिए जो है नेपाल को और इंडिया को, दोनों देश को एक सामंजस्य रुख अपनाना चाहिए और इसमें भारत को ही पहल करनी चाहिए क्योंकि भारत ही इनिशिएटिव करे, जिससे कि जो है दोनों देश के बीच में संबंध सामान्य हो सके। और इसके साथ ही अन्य क्षेत्र में सहयोग की ज़रूरत है क्योंकि सीमा विवाद जो हैं उनके लिए अलग हम मैकेनिज्म अपना करके उसको ख़त्म करें, लेकिन इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं उसमें भी संबंध बनाया जाए। और अगर दोनों देश के बीच में अन्य संबंधों की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिस्प्यूट ये है कि भारत के द्वारा नेपाल में बहुत सारी परियोजनाओं का वो किया जाता है कि हम ये स्टार्ट करेंगे, वो चलाएंगे नेपाल में, ये करेंगे वो नेपाल में, लेकिन तय समय पे नहीं पूरा किया जाता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अभी भारत और नेपाल के बीच में आगे हम देखेंगे भी बहुत सारे ऐसे समझौते हैं, जैसे कि जल विद्युत को लेकर समझौता हुआ था, जब नेहरू के टाइम पे समझौता हुआ था, वो आज तक भी जो है अभी उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। तो ये एक चुनौती है कि मतलब भारत के द्वारा वादा तो बहुत किया जाता है कि हम इस प्रोजेक्ट पे कार्य करेंगे, इस प्रोजेक्ट पे कार्य करेंगे, बट उनको तय समय पे नहीं पूरा किया जाता है। जबकि चाइना के साथ ये एक अलग है, चाइना जो कहता है कि हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, चाइना के साथ तो ऐसा है कि वो कई प्रोजेक्ट को तय समय से पहले भी पूरा करता है। तो ये एक और रीज़न है कि भारत के साथ ये एक समस्या है जिस पर हमें कार्य करने की ज़रूरत है। और अभी जो है चीन ने लहासा से काठमांडू तक रेल लाइन जो है बनाने पर सहमति की है। जैसे कि जल विद्युत के मुद्दे पे सहयोग की ज़रूरत है और इसमें महाकाली नदी, सप्तकोशी, पंचेश्वर बांध, कर्नली बांध, जो ये सब है इन पर हमें बैठ के बात करनी चाहिए जो भी है, क्योंकि जल विद्युत की बहुत सारी जो है संभावनाएं हैं नेपाल में और भारत को ऊर्जा की आवश्यकता है, नेपाल को भी ऊर्जा की आवश्यकता है। तो दोनों देश आपस में जो है सहयोग कर सकते हैं और इसके अलावा जो नेपाल द्वारा मांग की जा रही है उन मुद्दों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी जो सीमा डिस्प्यूट हुआ, अगर मैं उसका आपको एग्जांपल बताऊं तो 2019 में ही नेपाल के द्वारा इससे रिलेटेड एक इनिशिएटिव की गई थी। ओली सरकार के द्वारा कुछ अपने देश के जो है डिप्लोमेट्स को इंडिया भेजा गया था कि वो आपके यहाँ आएंगे और दोनों देश मिलकर बातचीत करके सीमा विवाद को सुलझाया जाए, लेकिन भारत ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। और अभी कोविड-19 के दौरान ही जो है स्टार्टिंग में जब थोड़ा सा सीमा पे डिस्प्यूट हुआ तो जो है भारत के द्वारा ये कहा गया कि हम सीमा विवाद को जो है सुलझाएंगे, लेकिन ये कोरोना महामारी के बाद। तो इसका मतलब ये दिख रहा है कि भारत जो है सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर बहुत उत्सुक नहीं है, क्योंकि आप जो है थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहे हैं, और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सामने वाला देश किसी भी मामले को रिजॉल्व करने के लिए उत्सुक है तो आपको उसमें प्रयास करनी चाहिए। ये मोतिहारी अमलेखगंज जो पाइपलाइन की शुरुआत हुई है बहुत पहले हुआ था, लेकिन अब जाके ये जो है 2019 में इसको पूरा किया गया है। तो इस तरीके से दोनों देश के बीच में डिस्प्यूट हैं जिन पर कार्य करने की ज़रूरत है। अब अगर हम देखें निष्कर्ष, एक संतुलित निष्कर्ष हमारा होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी हमसे यही एक्सपेक्ट करता है। तो भारत नेपाल का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, दोनों देश के बीच में सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंध है, हालांकि बीच बीच में अविश्वास भी आया है जिसको दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक स्टेटमेंट कहा गया था कि हम मित्र को चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी को नहीं। साथ ही नेपाल को भी समझना होगा कि भारत नेपाल के लिए एक अवसर है, चुनौती नहीं। फ्रेंड्स, आज की इस डिस्कशन में इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और इसके अलावा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।